गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम बादल कुमार है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। साथ में 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर 8 को डील कर रहे थे। चैप्टर 8 में था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक है, तो बेटा जी, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इन यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ठीक है बेटा, ये सारा जो है वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है। ठीक है, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है यूकैरियोटिक का कि यूकैरियोटिक सेल है मोनेरा को छोड़ाकर, जो मोनेरा किंगडम है उसको छोड़ाकर जितने भी किंगडम है उन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फंजाई हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा कि मेम्ब्रेन बॉन्ड, जो ये कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो याद कीजिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता था, तो वो उसकी शेप जैसे तैसे होती थी। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें बेटा तो यूकैरियोट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर इनवेलप। ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा था बेटा कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है विद न्यूक्लियर इनवेलप, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं था। ठीक है, ये नहीं था। ठीक है, और इसी के वजह से जो यूकैरियोटिक सेल है, इसी के वजह से इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में यू माने ट्रू, कैरियोन मींस न्यूक्लियस, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मतलब इसमें कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री, मतलब ऑर्गन जिसमें अगर सिलिया, फ्लैजिला, ठीक है, ये कह रहा है वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसमें सिलिया, फ्लैजिला और साइटोस्केलेटन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिए अब हम आगे आते हैं। इन यूकैरियोटिक जेनेटिक्स मटेरियल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, इन यूकैरियोटिक इसमें जेनेटिक्स मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, मतलब क्रोमोसोम ही जेनेटिक्स मटेरियल है। और कैसा होता है वो कंडेंस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, कंडेंस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, कंडेंस क्रोमोसोम होता है। तो यही कह रहा है कि इन यूकैरियोटिक है उसमें जेनेटिक्स मटेरियल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में पाया जाता है और उसी क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए वगैरह ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े बेटा। तो इन प्लांट सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, देखो जो यूकैरियोटिक में दो टाइप के सेल आते हैं, एक प्लांट सेल आते हैं, एक एनिमल सेल आते हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें बेटा तो जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करें बेटा तो वो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है बेटा, अगर हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की बात करें तो इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, सेल सैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल सैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेल सैप का काम क्या है बेटा? सेल सैप का काम है बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होती है उसको ओपनिंग करने के लिए, क्लोजिंग करने के लिए। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी, ये स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग करने में ये
इसका काम है, सेल साइप का काम है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, सेलुलोज, ठीक है। तो कौन सी सेलुलोज पाया जाता है? ये बीटा सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। बीटा सेलुलोज, बीटा सेलुलोज पाया जाता है, ठीक ठीक है बेटा जी। अब हम आगे आते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें बेटा, एनिमल एक्चुअली अभी जो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में के जो मेजर जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में एनसीईआरटी बता रहा है। इसके बाद फिर वो एक प्रॉपर सी प्लांट सेल बनाता है, उसके बाद एक प्रॉपर एनिमल सेल बनाता है, और उसके बाद फिर वो आगे एक्सप्लेन करता है। सेम हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, एक प्लांट सेल बनाएंगे और एनिमल्स, आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, ठीक है बेटा जी। मतलब ये बोल रहा है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सेंट्रियोल्स है उसका जो काम है कि वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ओनली हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ओनली हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है बेटा जी। एनसीईआरटी लिखता है कि एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है, जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्लांट सेल बनाते हैं और एक एनिमल सेल बनाते हैं और दोनों को लेबलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर जो मेन जो हमें पढ़ना क्या है, उन सभी के जो उन सभी में कौन कौन से ऑर्गेनल पाए जाते हैं, उन सभी का काम क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है। तो हम वो सब देखते हैं, ठीक। तो अभी हम दो इमेज बनाते हैं, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, ठीक है। तो बेटा मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाने की कोशिश बनाया हूँ, जो एनसीईआरटी में जो फिगर है वही बनाया, ठीक है। तो इसको लेबलिंग करते हैं, ठीक है। लेबलिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, ठीक। तो बेटा अगर हम प्लांट सेल से शुरू करें बेटा, तो सबसे पहले ये क्या है, यहां से शुरू करते हैं, गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले गोल्जी एपरेटस, ठीक बेटा। उसके बाद अब ये वाली पोर्शन को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जो बीच का है, जो इरेगुलर दिख रहा है, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। और जो ये है ये वाला, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो कवर है, ये कवर है, ठीक है। ये कवर है, ठीक है। ये कवर है, ठीक। ये कवर को बेटा हम कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ये कवर को कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक बेटा। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे आते हैं, ठीक। जो बेटा ये जो सबसे जो अंदर की जो लेयर है, जो हम ब्लू कलर से बनाए, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा, ठीक है। अब मैं और आगे अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेबलिंग के बाद, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। जो सेकंड वाली जो वॉल है, उसको मिडिल लैमेला कहते हैं, ठीक है। मिडिल लैमेला। और जो सबसे बाहर वाली बेटा, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये वाली सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल, ठीक है। तीसरी जो तीन लेयर है, तीनों पता चल गया। पहला बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा मिडिल लैमेला, तीसरा सेल वॉल, ठीक है। तीसरा सेल वॉल, ठीक। अब आगे आते हैं बेटा, जो ये है, ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक बेटा। अब हम आगे आते हैं, ठीक। ये जो छोटी छोटी जो आपको डॉट दिख रही है ब्लैक, उसको राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं, ठीक है बेटा। जो इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो बड़ी वाले वैक्यूल शेप की, उसको वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल शेप क्या है? ये वैक्यूल ही है, इसको वैक्यूल कहते हैं।
इसको वैक्यूल कहते हैं। ठीक बेटा, अब ये टोटल जितने भी चीजें हैं वो सारा साइटोप्लाज्म में है, तो ये आप समझ लो ये सारे साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो साइटोप्लाज्म लिख देते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिख देते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद और क्या बचा, हाँ ये जो राउंड राउंड जो आपको दिख रहा है, ठीक है, लार्ज राउंड में जो आपको दिख रहा है बेटा, उसको पेरोक्सिसोम कहते हैं, पेरोक्सिसोम कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आप, हाँ ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना लेबलिंग आप लोगों को, आई थिंक दिख रहा होगा, उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल, उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और क्या कुछ छूटा, हाँ ये जो है बेटा ये, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो ओपनिंग है ना बीच बीच में ये ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग है, ये सबको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये मुझे लगता है, हाँ, ये जो रेड है वो उसको लाइसोसोम कहते हैं, ये जो रेड कलर का है उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। और जो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपके ऊपर जिस रेटिकुलम पे डॉट डॉट आपको दिख रहा है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें स्मूथ दिख रहा है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये स्मूथ दिख रहा है तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये जो रफ दिख रहा है, ठीक है, ये जो रफ दिख रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये पूरा लेबलिंग हो गया। ठीक है, ये प्लांट का। ठीक, अब हम जब आप ये कर लिए हो तो ये भी कर लोगे। ठीक है, अब हम एनिमल सेल में आते हैं और एनिमल सेल की लेबलिंग देखते हैं। तो ये ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेटा, ये ऊपर जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है, माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए माइक्रोविलाई कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं उसके बाद अगर आते हैं तो ये जो राउंड है उसको लाइसोसोम कहते हैं, इसमें भी जो राउंड है, ये राउंड है, उसको लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, आप कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर करोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, ये जो आप ये कह सकते हैं छोटी छोटी जो राउंड सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक बेटा, ये जो डॉट डॉट है सेम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो और ये है जो स्मूथ लाइक है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उस पे रफ रहेगा, इस पे स्मूथ रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या है बेटा, ये गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे इसमें भी सेम ये दिख रहा है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस, इसमें भी सेम है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस।
ठीक है, ये गोल्जी apparatus हो गया बेटा। चलिए, ये भी सारा जितना भी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। हाँ, अब हम अगर न्यूक्लियस बीज की बात करें तो ये भी सेम है, इसमें भी न्यूक्लियोलस था, इसमें भी न्यूक्लियोलस होगा, तो ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के ऊपर एक इन्वेलप होता है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर एक जिस तरह इस पे इन्वेलप है ना, ये इन्वेलप है, ठीक है, ये इन्वेलप है, ठीक है। उसी तरह इस पे भी इन्वेलप होता है, इस पे भी इन्वेलप होता है, ठीक है, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और कुछ छोटा, हाँ, ये जो छोटी छोटी जो डॉट है इसमें भी राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम, ठीक है, तो इसमें भी राइबोसोम, ठीक है, इसमें भी राइबोसोम, इसमें भी राइबोसोम। और कुछ छोटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो छूट गया, वो तो मैं लिखा ही नहीं। ये जो ग्रीन कलर का है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए बेटा, तो मुझे लगता है, हाँ बेटा, ये तो नीचे वाला छूट गया, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम, ठीक है। अब मुझे लगता है अब कुछ नहीं छूटा है ना, अब कुछ नहीं छूटा है। तो बेटा ये हो गया प्लांट सेल, उसके स्ट्रक्चर और लेबलिंग, और ये हो गया एनिमल सेल और उसका स्ट्रक्चर और लेबलिंग, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनिमल सेल क्या है और प्लांट सेल क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। ऐसे तो आपको पता है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन और भी क्या क्या अंतर है वो सब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है उसको समझते हैं कि मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड से मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम फास्फोलिपिड की बात करें बेटा, तो फास्फो प्लस लिपिड, ठीक है, फास्फो प्लस लिपिड से मिलकर बना है। ये जो फास्फो प्लस लिपिड है वो बाई लेयर, दो लेयर में होते हैं, ठीक है, बाई लेयर होते हैं, ठीक है, बाई लेयर होते हैं, ठीक है, बाई लेयर होते हैं, ठीक। ये प्रोटीन से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना है। फास्फोलिपिड के बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं बेटा, कि जो फास्फोलिपिड है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा फास्फो और लिपिड, ठीक ठीक है बेटा जी। अब जो फास्फो है वो, जो अब देखो मैं बना रहा हूं एक इमेज, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन है, ये लिपिड कहलाया, ठीक है, ये लिपिड कहलाया। और जो ये वाली जो पोर्शन है, ये जो फास्फो कहलाया, फास्फो, ठीक है, फास्फो कहलाया, ठीक है। तो फास्फो की बात करें तो टू टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, टू टेल लाइक स्ट्रक्चर जो हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है बेटा? जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और जो लिपिड है वो पोलर हेड स्ट्रक्चर होती है, पोलर हेड स्ट्रक्चर होती है जो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है बेटा। मैं सुबह 4 बजे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर भी वो देखो वो डॉग
हो क्यों रहा है, मतलब क्या मतलब, आई डोंट नो। तो ये लिपिड पोलर हेड होता है, ठीक है, ऊपर वाला, और वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फास्फोलिपिड, ठीक है। फास्फोलिपिड, फास्फोरस प्लस लिपिड, ये बाई लेयर को होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये बाई लेयर, एक लेयर और दो लेयर, ठीक है, एक लेयर और दो लेयर बाई लेयर क्यों है, ठीक है, इसको अभी समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इन ह्यूमन बीइंग द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ठीक है, जनरली ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से भी मिलकर बना है। तो ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी की लाइन, इन ह्यूमन बीइंग द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज 52% और 40%, ठीक है। जनरली ये आरबीसी की कंटेंट बता रहा है कि ह्यूमन बीइंग के आरबीसी में प्रोटीन की रेशियो 52% है और लिपिड की रेशियो 40% है, ठीक है। और बेटा अब जो 52% या 40% है, जो बाकी बच गया वो कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक है। जो बाकी जो रिमेनिंग है वो बाकी रिमेनिंग कितना हुआ, 8% में कोलेस्ट्रॉल आ गया और प्लस ओलिगोसेकेराइड आ गया। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, ठीक है। अब बेटा अब हम यहाँ पे आते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की एक फोटो है, ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन की फोटो है और ये बता रहा है कि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जिस तरह हम लोगों ने बात किया था कि ये सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने, ठीक है। तो अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये प्रोटीन मिल गया, ये प्रोटीन जो बीच में है, जो बीच में है, ये जो बीच में है बेटा, इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और जो ये साइड में है, ठीक है, इसको भी मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इसको भी मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, इसको भी मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। तो यही कह रहा है बेटा कि क्लासिफाइड है इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है। जो बीच में है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और जो पेरिफेरी में पाया जाता है उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो वही कह रहा है पेरिफेरल, एक इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। अब हम आगे आते हैं बेटा। इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। एक्चुअली ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो इम्प्रूव स्ट्रक्चर है वो सिंगर और निकोलसन सर के द्वारा दिया गया था और उसको वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल से हम जानते हैं, ठीक। अब हम आते हैं, ठीक है, अब आते हैं, ये एनसीईआरटी का फोटो है। अब हम आते हैं बेटा द क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब ये होता है कि सेमी लिक्विड फ्लूइड, ठीक है, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड भी आप कह सकते हैं। तो वही है द क्वासी फ्लूइड नेचर। अच्छा बेटा, अगर क्वासी फ्लूइड ये है, ठीक है, तो अगर सेमी लिक्विड है तो हम ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेमी लिक्विड होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड, ठीक है, या सेमी लिक्विड फ्लूइड या सेमी सॉलिड फ्लूइड, ये तो हम बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्वासी, सेल मेम्ब्रेन है क्वासी फ्लूइड, ठीक है, क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लैटरल मूवमेंट, ठीक है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा बेटा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या कहता है वो कि जो क्वासी फ्लूइड, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर होने की वजह से ये इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट किसका, प्रोटीन का। आते हैं यहाँ पे आइए, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि लिपिड क्या है, लिपिड कौन सा है, लिपिड, ठीक है, ये पूरी ये, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने बात किया था फास्फो और लिपिड, तो ये ऊपर वाली लिपिड है, नीचे वाला फास्फो। तो ये जो लिपिड है, ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है, ठीक है, ये लिपिड है। इसकी क्वासी फ्लूइड नेचर होने के वजह से ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है उसके लेटरल मूवमेंट शुरू करता है, ठीक है।
प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर में किसकी प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट शुरू हो जाती है। दिस क्वालिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, दिस क्वालिटी टू मूव, ये जो विद इन द मेम्ब्रेन के बीच में मूवमेंट करने की जो क्वालिटी है उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं, उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं। इसको थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक। ये तो प्रोटीन हो गया, एक इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरी प्रोटीन, ठीक है, पेरिफेरी प्रोटीन, ठीक है। ये लिपिड है, ठीक है, लिपिड है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो रेड कलर के मैं दिखाया था वो कोलेस्ट्रॉल हो गया। हाँ, ये जो ये है उसको शुगर कहते हैं, शुगर, ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है। और ये प्रोटीन हो गया, ये, ठीक। तो ये सब, हाँ, तो यही कह रहा है कि जो यही एबिलिटी है लेटरल मूवमेंट करने की, ठीक है, यही जो एबिलिटी है लेटरल मूवमेंट करने की, उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं, उसी को फ्लूइडिटी कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझते हैं, ठीक। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड की क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी लिक्विड नेचर होने की वजह से वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट किसका? प्रोटीन का। कहाँ? विद इन द बाइलेयर सेल, विद इन द बाइलेयर सेल में प्रोटीन की जो लेटरल मूवमेंट को इनेबल करता है, कौन करता है? लिपिड करता है। कौन करता है? लिपिड करता है, ठीक है। और ये दिस एबिलिटी टू मूवमेंट, यही जो मूवमेंट की जो एबिलिटी है बेटा, उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं, उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। और यही फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यही फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यही फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब हम आगे आते हैं। फ्लूइडिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्लूइडिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक। अब आगे आते हैं। फ्लूइडिटी हेल्प्स इन, इसका फंक्शन क्या क्या करता है? फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, ये सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन करने में पार्टिसिपेट करता है। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के मूवमेंट में, जिस तरह भी आपने देखा कि लेटरल मूवमेंट करवाता है प्रोटीन की, सिक्रेशन करवाता है, इंडोसाइटोसिस करवाता है और सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। इंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सब, ठीक है, तो वो करवाता है। और सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो बेटा ये हो गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। और उसके फंक्शन क्या है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर हम सेल वॉल की बात करें, ठीक है, तो जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर हम प्लांट में बात करें बेटा, तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है और पैक्टिन्स की बनी होती है, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, प्रोटीन की और पैक्टिन्स की, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की फंक्शन क्या है बेटा? सबसे पहले सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाना, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाना। प्रोवाइड बैरियर टू जो अनवांटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स है, उसको बैरियर के रूप में काम करना, उसको मतलब अंदर आने नहीं देना, ठीक है। अब सेल के प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना, ठीक है, प्रोटेक्शन करना भी सेल वॉल का काम है, ठीक है। अगर हम फंगी में बात करें तो काइटिन की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। अगर फंगी में बात करें तो काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया में बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। फंगी में किसकी बनी होती है? काइटिन की। जब मैं किंगडम फंजाई ले रहा था तो मैं ये बतलाया था। बैक्टीरिया में किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की होती है। अगर हम अलगी की बात करें तो अलगी में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ग्लैक्टेंस की बनी होती है, मैनन्स की बनी होती है और कैल्शियम मिनरल्स की बनी होती है, ठीक है। मैनन्स की बनी होती है और कैल्शियम मिनरल्स की बनी होती है, ठीक है। अगर हम बेटा टाइप ऑफ सेल वॉल की बात करें तो प्राइमरी सेल, टर्शियरी, प्राइमरी सेल होते हैं और सेकेंडरी सेल होते हैं और टर्शियरी सेल होते हैं, ठीक है। लेकिन टर्शियरी मैं नहीं लिखा हूँ, उसको मैं समझाता हूँ क्यों नहीं लिखा हूँ। प्राइमरी सेल की बात करें बेटा तो ये इलास्टिक होती है, इलास्टिक होता है और परमेएबल होता है, इलास्टिक होता है और परमेएबल होता है, परमेएबल होता है, ठीक है। ये इलास्टिक होता है, प्राइमरी सेल इलास्टिक होता है और परमेएबल होता है। अब प्राइमरी सेल आगे चल के ही सेकेंडरी सेल बनता है, ठीक है। जो सेकेंडरी सेल होता है वो नॉन इलास्टिक होता है
और नॉन परमेएबल होता है, ठीक है, नॉन परमेएबल होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि जब वो प्राइमरी सेल से सेकेंडरी सेल में आता है तो वो उसके पास क्यूटिन, लिग्निन और सेवेरिन, ठीक है, क्यूटिन, लिग्निन, सेवेरिन उसके वॉल में पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो नॉन इलास्टिक बन जाता है और नॉन परमेएबल बन जाता है, ठीक है। और जब क्यूटिन, लिग्निन और सेवेरिन की डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है तो एक और लेयर फॉर्म हो जाता है, उसे हम टर्शियरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो यही है, तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब हम आगे आते हैं बेटा, अगर हम मिडिल लैमेला की बात करें तो मिडिल लैमेला क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। वो बनता है, वो कैल्शियम पेक्टिन से बनता है, ठीक है। जो मिडिल लैमेला है वो जो मिडिल लैमेला है वो कैल्शियम पेक्टेस से बनता है, ठीक है, कैल्शियम पेक्टेस से बनता है, ठीक। मिडिल लैमेला क्या है उसको समझते हैं कि बेसिकली जो मिडिल लैमेला है बेटा वो दो सेल के बीच की कड़ी का, ज्वाइंट का काम करता है, ठीक है। जैसे कि ठीक है, एक सेल है, ठीक है, ये दो सेल है, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो है ना, ये जो है यही मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला है, ठीक है, मिडिल लैमेला है, ठीक है। जो मिडिल लैमेला का जनरली काम है कि दोनों को सेल के बीच के कनेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बनना दोनों सेल के बीच में, ठीक है, और एक्सचेंज, अब साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज करना, जब एक सेल दूसरे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाते हैं तो उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल गए, ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया मिल गए तो इसी को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये दो सेल के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, मिडिल लैमेला, ये कैल्शियम पेक्टिन से बना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेल वॉल खत्म हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, वो आगे बढ़े और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है, स्मॉल ट्यूब एंड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, स्मॉल ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है, मतलब कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, सेल से ये निकलता है, ठीक है, ठीक, ये सेल से निकलता है, ठीक है, ये सेल से निकला ऐसे ही, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि स्मॉल ट्यूब एंड स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें बेटा, तो जो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो अंदर के जो पार्ट है उसको लुमिनल कहते हैं, और जो बाहर के पार्ट है, इसका मतलब बाहर के पार्ट में तो साइटोप्लाज्म के तरफ का पार्ट है उसको एक्स्ट्रा लुमिनल कहते हैं, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा लुमिनल कहते हैं, ठीक है। जो ये वाली पार्ट को लुमिनल कहते हैं, ये वाली पार्ट को एक्स्ट्रा लुमिनल कहते हैं, ठीक है। चलो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स आकर बैठ जाते हैं, ठीक है, जब राइबोसोम्स आकर बैठ जाते हैं तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जब राइबोसोम नहीं बैठते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें बेटा, तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया। और जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो आपको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, क्या करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, ठीक है। चलो प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें बेटा, तो राइबोसोम अब्सेंट होता है इसमें, अभी हम लोगों ने बात किया, लेकिन इसका जो काम है सिंथेसिस ऑफ लिपिड को सिंथेसिस करना, लिपिड को बनाना, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो सिंथेसिस ऑफ जो लिपिड होता है तो एक्चुअली और जो एस्ट्रॉयडल हार्मोन्स को भी बनाता है, ठीक है, जैसे कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एस्ट्रॉयडल हार्मोन को भी बनाता है, जिसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल को भी बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं गोल्गी apparatus, ठीक है। गोल्गी apparatus अब बेसिकली जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल आते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है।
तो चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम गोल्जी apparatus की बात करें, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये गोल्जी apparatus लिखा हुआ है। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक पहली बार इसको देखे थे 1896 में। कब? 1896 में पहली बार कैमिलो गोल्जी साहब देखे थे, ठीक है। अब गोल्जी apparatus क्या है? वो ये फ्लैट शेप होता है, फ्लैट शेप होता है, फ्लैट डिस्क से सैक शेप होता है, फ्लैट डिस्क सैक शेप होता है, ठीक है। शेप होता है, ठीक है, शेप होता है, ठीक। फ्लैट डिस्क सैक शेप होता है, डेंसली स्टेन्ड होता है, डेंसली स्टेन्ड होता है, ठीक है, डेंसली स्टेन्ड होता है, ठीक। स्टर्नी प्रेजेंट होता है, स्टर्नी प्रेजेंट होता है, सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस होती है। सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस का मतलब यह है बेटा कि जहां से आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन अति माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन निकलकर गोल्जी बॉडी में, गोल्जी apparatus में जिस एरिया से प्रोटीन एंट्री करती है उसी को सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस एरिया से प्रोटीन एंट्री ऑफ एंट्री ऑफ प्रोटीन इन दैट एरिया, ठीक है। मतलब ये क्या है, जो प्रोटीन की जिस एरिया से एंट्री होती है, किस लिए उसके मैच्योरेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए, तो जिस एरिया से प्रोटीन की एंट्री होती है उसी को सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग कहते हैं, उसी को सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करें बेटा फंक्शन को की, तो जो गोल्जी का जो काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल की पैकेजिंग, बेसिकली पैकेजिंग का मतलब है कि जो अब देखो, जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन को बनाया उसको पैकेजिंग करने के लिए गोल्जी की काम होती है, ठीक है। चलो, और ये जो गोल्जी है वो पोस्ट ऑफिस का भी काम करता है, मतलब वो एड्रेस बतलाता। अब ये वो पोस्ट ऑफिस का मतलब है कि जिसको अब जिस एरिया को प्रोटीन की जरूरत है उस एरिया को वो प्रोटीन सप्लाई करता है, ठीक है। तो जिस एरिया को जरूरत हो वो पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ठीक है। ये ग्लूको प्रोटीन एंड ग्लूको लिपिड बनाता है, ठीक है। अब ये जो देखो प्रोटीन और लिपिड, तो ये स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, लेकिन ये ग्लूको प्रोटीन बनाता है, ग्लूको लिपिड बनाता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया पैकेजिंग, पोस्ट ऑफिस, और ग्लूको प्रोटीन और ग्लूको लिपिड को फॉर्मेशन करना। क्या करना? फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब हम आगे आते हैं बेटा लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करें, ठीक है, तो फॉर्मेशन इन गोल्जी, ये गोल्जी में बनता है कब? जब प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, जब पैकेजिंग की जो प्रोसेसिंग होती है तब लाइसोसोम बनता है, ठीक है। जब प्रोसेसिंग की जब पैकेजिंग की प्रोसेसिंग होती है तब लाइसोसोम बनता है, ठीक है। इसमें ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सभी तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिसकी pH 4.5 होती है, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या है, कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं? चूंकि अभी क्रैश कोर्स है तो हम ज्यादा डिटेल में जाते नहीं है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइसोसोम। अब हम आगे आते हैं वैक्यूल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, वैक्यूल को देखते हैं कि वैक्यूल्स क्या है। वैक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन वाटर एंड सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें वाटर और सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है वो उसको क्या कहते हैं? उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो वैक्यूल मेम्ब्रेन इज सिंगल और उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल में पोटेशियम प्लस प्रेजेंट होता है। इन अमीबा में अगर बात करें बेटा तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है और उसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना, मतलब वाटर को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर हम साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया की बात करें बेटा तो उसमें गैस वैक्यूल होता है, ठीक है। गैस वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल जो उसे बायोन्सी प्रोवाइड करता है। मतलब बायोन्सी प्रोवाइड करने का मतलब है बेटा कि उसको आप ये कह सकते हैं कि उसको तैरने में मदद करता है, ठीक है। उसको तैरने में
हेल्प करता है, ठीक है, तैरने में हेल्प करता है, मतलब बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और जो गैस वैक्यूल है वो टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर का मेंटेन और वाटर को मेंटेन करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब यहाँ तक जो सिंगल मेम्ब्रेन खत्म हुआ, अब हम आते हैं डबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन में पहला माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को एक प्रॉपर एक अच्छी खासी टाइम देना पड़ेगा, इसलिए मैं जो छोटा छोटा उसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें बेटा, तो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना है, ठीक है, जो माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना है, ठीक है। अगर हम साइटोस्केलेटन के फंक्शंस की काम करें, सबकी सपोर्ट टू द सेल, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन मैंने समझ रहे हैं, साइटोस्केलेटन जिसमें कि हमारी स्केलेटन सिस्टम है, पूरी बोन्स है, उसका काम क्या है, हमारे बॉडी को शेप एंड साइज प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना। उसी तरह जो साइटोस्केलेटन है वो सेल की, आप ये कह सकते हो कि सेल की उसको सपोर्ट करता है, उसको शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसकी मोटिलिटी उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन, साइटोस्केलेटन, ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं बेटा प्लास्टिड, ठीक है। बेटा जो प्लास्टिड है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और यूग्लिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूग्लिना क्या है, यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, वो यूग्लिना है, ठीक है। चलिए, तो ओनली फाउंड इन प्लांट, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, लिकोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो वेरियस कलर के होते हैं, लिकोप्लास्ट होते हैं जो कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें बेटा, तो फैट सोलुबल कैरोटीनॉइड पाया जाता है, इसमें क्रोमोप्लास्ट में फैट सोलुबल कैरोटीनॉइड पाया जाता है। लिकोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीन को स्टोरेज करता है, ठीक है। और अगर हम क्लेमेंडोमोनास में बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लेमेंडोमोनास में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट का पाया जाता है। मेसोफिल की अगर बात करें तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर मेसोफिल में बात करें तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अगर हम राइबोसोम की बात करें बेटा नेक्स्ट, तो आपको पता है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है। और ये राइबोसोम बनता कैसे बेटा, आरएनए प्लस प्रोटीन जब मिलते हैं तो राइबोसोम बनता है। आरएनए प्लस प्रोटीन मिलाकर राइबोसोम बनाते हैं, मतलब आरएनए की बात करें तो राइबोसोम और प्रोटीन मिलकर आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाता है, ठीक है। राइबोसोम को पहली बार किसने डिस्कवर किया था, जॉर्जी प्लेटे, ठीक है, 1953 में जॉर्जी प्लेटे सर है जो राइबोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। अगर हम राइबोसोम की बात करें बेटा तो 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है, 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ऑलरेडी हम बतला चुके हैं, ठीक है। अगर फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात करें बेटा तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ तक राइबोसोम, ठीक है, खत्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्लैजेला क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सारा एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, ठीक है, और बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेक एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप होती है वो सॉसेक और सिलेंड्रिकल होती है। चलिए ठीक है, आगे बना लेते हैं, ठीक है। एक एक लाइन हम पढ़ेंगे और उसकी जो इमेज बनाएंगे और उसमें फिल भी करेंगे, ठीक है। देख मैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप बना लेता हूं, ठीक है, ठीक। चलिए, सॉसेक एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है, जिसकी डायमीटर 0.2 टू 1.0 माइक्रोन मीटर होती है, एवरेज में 0.5 माइक्रोन मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लेंथ की बात करें बेटा तो 1.0 से 4.1 माइक्रोन मीटर होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है। तो एक मेम्ब्रेन तो बन गया, ठीक है, एक मेम्ब्रेन तो बन गया, ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर एक और मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है।
लेकिन ये मेम्ब्रेन ये नॉर्मल वाली मेम्ब्रेन नहीं होती है बेटा, इसमें कुछ ट्विस्ट होता है, ठीक है। ट्विस्ट का मतलब इनफोल्डिंग्स होता है, ठीक है। इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं, इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं, ठीक, इसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, चलिए ठीक है। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब आगे आते हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन फिल्ड विथ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर मेम्ब्रेन में डेंस जो होमोजेनस सब्सटेंस भरे होते हैं जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए ये भी लाइन कंप्लीट। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टाई। जो ये जो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग आप देख रहे हैं बेटा जी, ये जो नंबर ऑफ इनफोल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सारा नंबर ऑफ इनफोल्डिंग है, इसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनर मेम्ब्रेन फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग दैट्स कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। अब आगे आते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी का काम क्या है? इसको ये जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब आगे आते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। चलिए, आप ये याद करने वाली चीज है कि ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट है, और भी आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। They produce cellular energy in the form of ATP, hence called powerhouse of the cell, ठीक है। अब ये जो क्या कहना चाह रहा हम थोड़ा यहाँ पे आकर समझते हैं, ठीक है बेटा। अभी हम लोगों ने बात किया इसमें, ठीक है, कि इसमें क्रिस्टी, आउटर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और ये दो लाइन आप और आ जाओ। मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोसेस, मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स इसमें क्या क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और 70S राइबोसोम होता है। तो हम एक सिंगल सर्कुलर डीएनए बना लेते हैं बेटा, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। और क्या बोला बेटा, और क्या होता है? 70S राइबोसोम होता है। इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं बेटा? 70S होते हैं राइबोसोम, जो 70S होते हैं, ठीक है, 70S होते हैं। चलिए, इतना तो हो गया, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब बेटा जी, ये जो एनसीईआरटी जो लिखा है वो मैं लिख दिया हूं, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करना वो देखते हैं, ठीक है बेटा। जो क्रिस्टी है, ठीक है, उसमें कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक बेटा जी, जिसको F1 और F0 पार्टिकल या F0 पार्टिकल कहते हैं, जिसको F1 और F0 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, पार्टिकल कहते हैं, जिसको F1 और F0 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है, F1 और F0 पार्टिकल कहते हैं। चलिए, तो जो F1 और F0 पार्टिकल, इसको इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, तो हम इसको और अच्छी तरह समझते हैं बेटा। जो अगर हम एक पार्टिकल को निकालें यहाँ पे, तो उसकी जो शेप होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, ठीक है। 3 पार्ट में बांटा जाता है, हेड, स्टाल्क और बेस, ठीक है, हेड, स्टाल्क और बेस, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो F1 और F0 जो पार्टिकल है वो जनरली वो कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस करवाता है, ठीक है, कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस करवाता है, ठीक है, कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस करवाता है। मतलब कीमोऑस्मोटिक प्रोसेस करवाने का मतलब है कि वो एटीपी सिंथेसाइज करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है, मतलब एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पे आते हैं बेटा। जो अभी हमने बोला F1 F0 पार्टिकल होता है, ठीक है,
तो अब F0 और F1 पार्टिकल का कौन सा जो हिस्सा है वो एटीपी सिंथेसिस करता है, तो जो हेड का जो हिस्सा है बेटा वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो एटीपी सिंथेसिस करता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, बनाता है, ठीक है, बनाता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया F1 F0 पार्टिकल के बारे में, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या ऐड करना बेटा, जितने भी, अच्छा मैं एक प्रश्न करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है, वो कहां होता है, वो परफॉर्म कहां होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से पार्ट में बेटा? जनरली जो मैट्रिक्स है उसमें क्रेब साइकिल की प्रोसेस होती है, ठीक है। क्रेब साइकिल की प्रोसेस कहां होती है बेटा? क्रेब साइकिल की प्रोसेस बेटा मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद और है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम्स है वो कहां प्रेजेंट होते हैं? तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंजाइम प्रेजेंट इन कहां? इनर मेम्ब्रेन। कहां बेटा? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्रेब साइकिल होता है वो मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। इसकी डायमीटर आप याद रखना, इसकी आप शेप याद रखना, इसमें क्या क्या चीज पाया जाता है वो याद रखना, क्रिस्टी का काम क्या है वो याद, राइबोसोम का काम अभी हम लोगों ने देख लिया, वो सारा चीज वो आप याद रखना, 3 पार्ट इसका याद रखना। और लास्ट लाइन ये है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्यूजन से डिवाइड करता है अपने आप को, ठीक है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, सबसे नोन चीज है इसके बारे में। और ये एरोबिक रिस्पायरेशन भी शो करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये हो गया ओवरऑल बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं सिलिया और फ्लैजिला, ठीक है। तो सिलिया और फ्लैजिला की बात करें तो हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जब हम सेल बनाएं तो सेल मेम्ब्रेन में हेयर लाइक ग्रोथ हम दिखाए थे आप लोगों को, उसको सिलिया और फ्लैजिला कहते हैं, ठीक है। सिलिया इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स लाइक अ ऑयस, मतलब समझ रहे, सिलिया स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप ये कह सकते हैं कि वो एक चंपू का काम करता है। चंपू समझते हैं, जब आप कभी बोटिंग करोगे या फिर कभी कोई नाव चलते देखोगे तो उसके जो चलाने वाले होते हैं वो एक उनके हाथ में स्टिक लाइक होती है और वो इस तरह से घुमाते हैं, वो स्टिक लाइक वो चंपू कहते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो सिलिया है वो चंपू लाइक काम करता है। चंपू लाइक मतलब जो सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा के अंदर ट्रैवल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, फ्लैजिला आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, और जो फ्लैजिला है वो सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और हमेशा याद रखना सिलिया छोटा होता है और फ्लैजिला बड़ा होता है, ठीक है। सिलिया छोटा होता है और फ्लैजिला बड़ा होता है, ठीक है। तो चलिए, Cilium and flagellum covered with plasma membrane. Cilium and flagellum covered with plasma membrane. Their core is called axonema. उसके जो कोर को एक्सोनिमा कहते हैं। जो एक्सोनिमा है वो कंटेन करता है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, वो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स कंटेन करता है। हर जो नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स है वो पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। वो पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूबुल्स रन पैरेलल, वो पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। द एक्सोनिमा हैज 9+2 डबलेट्स इन पेरिफेरल, ठीक है। जो पेरिफेरी पे 9+2 डबलेट्स होते हैं और 9+0 सेंट्रोल में होते हैं, ठीक है। 9+0 डबलेट सेंट्रोल में होते हैं और 9+2 डबलेट पेरिफेरी में होते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि सिलियम एंड फ्लैजिलम कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनिमा। और जो एक्सोनिमा है वो प्रोसेस करता है नंबर्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है, जो रन पैरेलल रन करते हैं, ठीक है। एक्सोनिमा हैज 9+2 डबलेट्स इन पेरिफेरी एंड 9+0 इन सेंट्रोल, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रोल है वो किसे कहते हैं उसको समझते हैं, ठीक है।
सबसे पहले सेंट्रोजोम एंड सेंट्रोल मेड अप ऑफ हब एंड स्पोक्स, ठीक है। ये हब जो सेंट्रोजोम है वो हब एंड स्पोक से मिलकर बना है, ठीक है। सेंट्रोजोम है जो हब एंड स्पोक से मिलकर बना है, ठीक है। ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ठीक है। सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में मदद करता है। अब हम आगे आते हैं, सेंट्रोजोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ठीक। सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रोल्स कहते हैं, ठीक है, सेंट्रोल कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रोल, ठीक है। बोथ द सेंट्रोल इन सेंट्रोजोम लाइक परपेंडिकुलर ईच अदर, जो सेंट्रोजोम में दोनों जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया और फ्लैजिला और सेंट्रोजोम और सेंट्रोल खत्म हुआ। अब हम आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है उसको समझते हैं कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा डिस्कवर किया था 1831 में, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमोटीन क्या है। क्रोमोटीन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोटीन में डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्रोमोटीन नाम पहली बार फ्लेमिंग साहब के द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग साहब के द्वारा क्रोमोटीन नाम पहली बार दिया गया था। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें बेटा, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप में शायद आपको दिख रहा होगा, शायद यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से, न्यूक्लियर इन्वेलप में ये देखो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर का काम है ट्रांसफर ऑफ आरएनए, आरएनए को ट्रांसफर, जो आरएनए जो अंदर बन रहा है, जो आरएनए अंदर बन रहा है उसको बाहर ट्रांसफर करना साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बन रहा है उसको अंदर लेकर जाना, ठीक है, उसको अंदर लेकर जाना। तो यही फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर इज ट्रांसफर ऑफ आरएनए, आरएनए कहां से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, और ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन कहां से, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब हम आते हैं बेटा, इनर और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो ये जो दो जो मेम्ब्रेन है, इस बीच के जो स्पेस को पेरीन्यूक्लियस स्पेस कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है बेटा, ठीक। अब आपको पता है न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है जो नॉन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोलस पाया गया जो नॉन मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह सेल के अंदर उसकी जो फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर के जो फ्लूइड वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहला गया, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर की फंक्शन आपको बताई थी, न्यूक्लियोलस को बताई थी। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस से हटके क्रोमोसोम में आते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है बेटा उसको समझते हैं। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम ये दैट्स कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जनरली 23 पेयर में होती है, 23 पेयर, ठीक है, 23 पेयर में होती है, ठीक है। जो 22 होती है वो ऑटोसोम होती है, जो एक होती है वो सेक्स क्रोमोसोम होती है, ठीक है। 22 पेयर और 1 पेयर, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया। टाइप में आते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सबसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ठीक। अगर हम बेटा मेटासेंट्रिक की बात करें, जनरली क्रोमोसोम में 2 आर्म होते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, 2 आर्म होते हैं। तो जो मेटासेंट्रिक कहता है बेटा, मेटासेंट्रिक कहता है कि दोनों आर्म इक्वल होंगे, दोनों आर्म इक्वल होंगे, मतलब कि बोथ आर्म इज इक्वल, मतलब कहने का मतलब है कि जो ये आर्म है, ठीक है,
ठीक है। अगर हम ये आर्म को ए बोल दिए, इसको हम बी बोल दिए, तो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर एक आर्म को हम ए बोल दिए, एक को हम बी बोल दिए, तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब बोथ आर्म इज इक्वल, ठीक है। चलिए, अब सब मेटासेंट्रिक में ये बोलता है बेटा कि जो वन आर्म इज स्लाइटली लेसर देन अदर, मतलब वन आर्म इज स्लाइटली smaller than other, ठीक है। ये कहता है बेटा कि जो इसमें जो दो आर्म है, तो एक आर्म दूसरे से थोड़ा सा छोटा होगा, स्लाइटली थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब ऐसे देखें, थोड़ा सा छोटा का मतलब कि आर्म तो होगा, अच्छा खासा होगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ए और बी, ठीक है। मतलब ए इज लेसर देन बी, ठीक है। मतलब ए है जो बी से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, कम, थोड़ा सा ही कम होगा। एक्रोसेंट्रिक का कहने का मतलब है बेटा कि एक आर्म बहुत बड़ी होगी, दूसरी आर्म बहुत छोटी होगी, मतलब वन आर्म इज वेरी वेरी स्मॉल एंड अदर इज वेरी लार्ज। मतलब ये कहने का मतलब है बेटा कि जो एक आर्म है, ठीक है, वो बहुत छोटा होगा, और दूसरा है जो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, ए और बी। मतलब ए इज वेरी वेरी मच लेसर देन बी, ए इज वेरी वेरी मच लेसर देन बी, ठीक है। अब हम टेलोसेंट्रिक में आते हैं बेटा, इसमें ये बोलता है कि वन आर्म इज एब्सेंट, एक प्रेजेंट होगा, एक पूरी एब्सेंट होगी, मतलब वन आर्म इज एब्सेंट, ठीक है। मतलब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन गायब रहेगा, नीचे वाला आर्म रहेगा, ठीक है। मतलब सिर्फ ओनली बी आर्म इज प्रेजेंट, ठीक है, बी आर्म इज प्रेजेंट, ये ऊपर वाला पूरा गायब रहेगा, ठीक है। तो ये होगा टेलोसेंट्रिक, ठीक है। तो क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टेलो, ठीक है। चलिए, अब नीचे जो एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट कुछ एक पॉइंट लिखती है कि फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट द कांस्टेंट लोकेशन। मतलब इसमें जनरल ये कहना चाह रहा बेटा, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक अति वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, आर्म डेवलपमेंट हो जाते हैं, बट वो नॉन स्टेनिंग होता है, हम उसको स्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। नॉन स्टेनिंग होता है, हम उसको स्टेन नहीं कर सकते हैं। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक है। एक छोटी सी फ्रेगमेंट टाइप के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के ऊपर ये कहना चाह रहा है कि क्रोमोसोम के ऊपर एक छोटी सी फ्रेगमेंट जैसा आ जाता है, जो नॉन स्टेनिंग होता है, जिसको हम स्टेन नहीं कर सकते हैं, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा, सैटेलाइट नॉन स्टेनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया क्रोमोसोम। अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर में एक और टॉपिक बची है, माइक्रोबॉडीज, ठीक है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बेटा आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, माइक्रोबॉडीज पे। माइक्रोबॉडीज की बात करें बेटा, तो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। इट हैज वेरियस एंजाइम, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर माइक्रोबॉडीज की बात करें तो पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम, ये दो जनरली जो माइक्रोबॉडीज है जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम पेरोक्सिसोम की बात करें तो रेगुलेट C2 साइकिल, ये C2 साइकिल को रेगुलेट करता है कौन? पेरोक्सिसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम में एक एंजाइम होती है पेरोक्सीडेज, जिसका काम है, पेरोक्सीडेज का काम है मेटाबॉलिज्म करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, जो हेल्प्स करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मेटाबॉलिज्म होने में, ठीक है। अगर हम ग्लाइकोसोम की बात करें तो मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट को मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक। तो ये हो गया माइक्रोबॉडीज, और यहाँ पे इस चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, मुझे लगता है कि मैं सेल डिवीजन शुरू करूँ या फिर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करूँ। तो मुझे लगता है कि अगर सेल चल रहा है तो सेल डिवीजन मैं नेक्स्ट चैप्टर में, मेरी कोशिश रहेगी कि एक चैप्टर में सेल डिवीजन पूरी खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद बायोमोलिकुल्स पे आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और मिलते हैं जल्दी ही इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।